नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज है हमारी 1.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आज हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस होंगे हम उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है एंड तभी आपको इसके बेनिफिट्स भी मिल पाएंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर आपको बताना है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, है ना। यानी कि पहला तो ये कि ये जो फ्रैक्शंस दी गई आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। यानी कि आपको पहले डिवाइड करना है एंड जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा यानी कि जो भी आंसर होगा वो डेसिमल में होगा, लेकिन वो डेसिमल एक्सपेंशन किस काइंड का है। यानी कि जैसे आपके पास टर्मिनेटिव होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होता है, तो किस तरीके का ये एक्सपेंशन होने वाला है ये आपको आंसर में मेंशन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे पहला ही ऑप्शन दे दिया गया है 36 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आपने डिवाइड करना तो सीखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 एंड डिवाइड में ये हो गया आपका 100। क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपको पता है 100 के टेबल में 36 नहीं आता है, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, जीरो और डेसिमल लगाना होता है, फिर हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हैं। क्लियर है ना, नहीं समझ में आए फिर से समझो। जब भी कोई बड़ा नंबर होता है और किसी छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम जीरो डेसिमल लगाते हैं और फिर हम एक जीरो बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। एंड उसके बाद आपको पता है 100 के टेबल में 300 आता है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, यानी कि 100 3 जा 300, तो इसके डिवाइड में लिखेंगे 300। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 360 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। और चूंकि आपने सबसे पहले ही एक डेसिमल लगा लिया है, जीरो और डेसिमल लिख लिया है, देन आपको फिर से डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर खुद से एक जीरो बढ़ा सकते हो। तो अभी ये कितना हो जाएगा 600, यानी कि 100 के टेबल में ये आएगा और कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम में, यानी कि 100 6 जा 600। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने डिवाइड करा और घटाने पे हमको क्या मिलेगा, सब जीरो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 0.36, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और जो नंबर इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टर्मिनेटिंग, यानी कि अब इसके आगे कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर जीरो हो गया, देन वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं डिटेल में, आपको डिवीज़न मेथड आपको अप्लाई करना है एंड आपको देखना है कि आपका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है देन आप उसको बोल सकते हो कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि 1 को आपको डिवाइड करना है 11 से। तो चलिए भाई यहाँ पे 1 लिखते हैं, सॉरी आपको 11 से 1 को डिवाइड करना है, तो ये हमने 1 लिखा और ये लिखा 11। क्लियर है कि नहीं। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो आप क्या लिखोगे, जीरो लगाओगे और डेसिमल लगाओगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओगे। और आपको पता है कि अब भी ये 11 के टेबल में नहीं आएगा, तो आप एक बार फिर से एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पर अब हो जाएगा 100। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, ओके। अब आपको पता है 11 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन 100 से कम तो आता है ना, तो आपको उतना पढ़ना है जो इसके अप्रॉक्स में हो, यानी कि इसके बहुत ही आसपास हो। तो 11 9 जा कितना होता है 99, तो आप 99 लिखोगे और घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। 100 में से 99 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको फिर से डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर से जीरो आप खुद से बढ़ा सकते हो। अब फिर से लिखोगे 11 9 जा 99, देन फिर से 99 यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सेम पैटर्न पर ये 9999 ये ऐसे ही आता रहेगा। और जो भी ऐसा आंसर आता है, यानी कि 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0.099। ठीक है, तो अब ये क्या है, 99 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जितनी बार भी ले जाओगे 99 करके ही आने वाला है। ठीक है, डिवीज़न में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, ठीक है, आप चेक कर लेना। 09 के बाद क्या एक जीरो और बढ़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसका आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए, 0.09 फिर 0 और 9 ऐसे ऐसे रिपीटिंग होता रहेगा। तो जो भी देखो, ओवरऑल कहने का मतलब यही कंक्लूजन निकलता है कि आपने अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड किया है और अगर ये जैसा पहला वाला आया था 0.36 ऐसा सिंपलिस्ट आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर में जैसे डिवाइड के डिनोमिनेटर से एंड रिमाइंडर आपका जीरो आ गया,
और जितने टाइम्स में गया वो कुछ इस फॉर्म में, देन वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर आप डिवाइड कर रहे हो और बार बार वो रिमाइंडर जीरो हो ही नहीं रहा, आपको किसी ना किसी टाइम्स में आपको टेबल पढ़ना पड़ रहा है, उसको लिखना पड़ रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तक क्लियर है? अभी आप टर्मिनेटिंग समझो और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है 4/8, ठीक है, ये होल में लिखा हुआ है। तो इसको पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, स्पेशली आपको यहाँ पर 4 और 8 की मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पे जो 1 लिखा है न्यूमरेटर में उसको ऐड करना होगा, यानी कि 4 8 जा 32 + 1 33 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स में जाएगा? 8 4 जा कितना हो जाएगा? देखो भाई 8 4 जा 32 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 8 के टेबल में 1 आएगा नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे। अब हम इसको ओरली यानी कि डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 1 बचेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो गया अभी। तो 8 1 जा 8, तो 2 बचेगा यानी कि 20 हो जाएगा। 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 8 5 जा 20, यानी कि 4.125 ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बाकी के 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कैसे करना है? आपको सिंपली ऐसे ही डिवाइड करने हैं सिंपली, ठीक है। 13 से आपको 3 को डिवाइड करना है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मुझे ओरली पता है तो मैं आपको गेस करके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा भाई साहब, इसको करके देखना आप लोग, ठीक है। मेरे हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी सारे क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊं तो ये पहला, ये चौथा और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम हो, दोनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर ध्यान से आप देखो। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड कैन यू प्रिडिक्ट वॉट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ़ सो हाउ, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर एक हिंट भी दी गई, आप ध्यान से देख सकते हो। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हो, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही कमज़ोर है, देन आप यहाँ पर जो हिंट दी गई आप उसको सोच सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली स्पेशली क्या होता है कि आप कितना गहराई तक सोच सकते हो, कितने तरीके से सोच सकते हो, ये आपके IQ लेवल पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या गया है, आप ध्यान से समझना। आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में तो इसको लिखना है, लेकिन आपको डिवीज़न मेथड का उपयोग नहीं करना है। अब आप सोचोगे अगर डिवाइड ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये डेसिमल में आएगा तो कितना आएगा। तो भाई साहब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो, कैसे देखना है आपको, ध्यान से 1/7 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0.142857 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है। अब इस बार का मतलब ये होता है कि रिपीटिंग है, यानी कि ये बार बार आ रहा है। अब देखो भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/7 की वैल्यू ये दी गई कि नहीं। अब आपको निकालना है 2/7 की वैल्यू, उसके बाद 3/7 की वैल्यू, फिर 4/7 की वैल्यू और फिर 5/7 की वैल्यू। तो आपको पता है कि 2 ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और डिवाइड बाई 7। इसका भी मतलब तो वही है, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 7। क्या मतलब चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। अब देखना यहीं से हमारा आंसर आएगा। अब कहोगे कैसे? अब देखो यहाँ पे 1/7 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 1/7 × 2। अब आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है 1/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.142857, यही है ना। और मल्टीप्लाई 2 कर दें कि नहीं। अब आप कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हो? ध्यान से देखो, यहाँ पर 2/7 लिखा था कि नहीं, हमने इसको लिखा 1 × 2, इसका मतलब तो यही रहेगा 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में तो 2 ही रहेगा ना, और डिवाइड बाई 7 था तो हमने 7 एज इट इज लिख लिया। अब अगले स्टेप में हमने 1/7 को सिंगल लिख लिया एंड मल्टीप्लाई में हमने ये 2 लिख लिया। अब आप कहोगे चलो ये भी ठीक है। अब आपको पता है 1/7 की वैल्यू यहाँ पर 0.142857 दिया गया है और इसके ऊपर ये बार खींच दिया गया है, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में ये हमारे पास 2 था तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं। अब हम 2 से सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ करेंगे। 2 7 जा 14 का 4, 1 बचेगा। 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 बचेगा। और 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16 और 1 17, 1 बचेगा। 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और इस सब के ऊपर क्या रहेगा? एक बार रहेगा और इसके ठीक पहले 0 और डेसिमल लगेगा। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं? बस ठीक।
अब आप कहोगे भैया आपने बता तो दिया, बड़ा अच्छा तरीके से बताया आपने, लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर 1/7 की वैल्यू हमारे पास ये दी गई थी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आपको बोला गया था कि 2/7 हो, 3/7 हो, 4/7 हो, 5/7 हो और 6/7 हो, आपको इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यही बोला गया था ना। तो हमने 2/7 को क्या लिखा, 1 × 2 लिखा। अब आप कहोगे ऐसा लिखने की ज़रूरत क्या थी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि हम 1/7 की वैल्यू हमको दी गई है और हम इसको 1/7 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको उसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 3/7 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 × 3, मतलब तो वही रहेगा, 3 × 1 = 3, 3/7 ही तो लिखा है और ओवरऑल। अब देखो 1/7 की वैल्यू दी गई तो हम उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में यहाँ पर 4/7 लिखा है तो इसको भी लिखेंगे 1 × 4 और /7, और 1/7 की वैल्यू हमको पता है और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो मैंने एक तरीका आपको सिखाया, यही तरीका आपको चारों के लिए अप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और बता देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 3/7, ओके। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, आपको पता है 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3 और /7, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको भी डेफिनेटली लिख सकते हैं। और आपको पता है 1/7 की वैल्यू ये है, तो जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताओ भाई साहब? बिल्कुल रख सकते हैं। अब आप कहोगे 1/7 की जब वैल्यू दी गई तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, वो कितनी है, 0.142857, ये है, इसके ऊपर बार है, मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 = 21, 2 बचेगा, 3 × 5 = 15, 2 17, 1 बचेगा, 3 × 8 = 24 और 1 कितना हो जाएगा, 24 और 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 × 2 = 6, 2 8 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 का 2 बचेगा, 1 हो गया, 3 × 1 = 3, 3 और 4 और 0 डेसिमल, और इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा, बार, क्योंकि इसका मतलब है रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ऐसे ही पैटर्न पर आपको अगला नंबर क्या होगा, 4/7, तो आप इसको लिख क्या सकते हो, 1 × 4 /7, और 1/7 की वैल्यू रख देना, 4 से मल्टीप्लाई करा लेना। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा खुद से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी पेन पेपर लेकर बैठना है एंड खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको 5/7, ठीक है, 6/7, ऐसे इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर आपको डिवीज़न मेथड अप्लाई नहीं करना है, ये क्वेश्चन ने भी बोला हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एनुअल एग्जाम्स एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स, ठीक है। इन तीनों में से हो सकता है पहला और दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, ठीक है, और हो सकता है आया भी हो, ठीक है। तो आपको एनुअल एग्ज़ाम्स और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स दोनों को ध्यान में रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। और ये पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। भाई साहब क्या क्वेश्चन बोला गया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया था, आपको चलो करा ही देते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में दिया गया था, मैं वही एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको एक आइडिया जनरेट हो पाए कि अच्छा हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करने हो, आप एग्जाम्पल्स की तरफ जरूर जाया करो। अगर आप कोचिंग नहीं जा सकते देन आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीख सकते हो, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन जो बोला गया पहले वो देखते हैं, ठीक है। सो दैट 0.33 जिसको इक्वल में 0.3 बार के रूप में डिनोट किया गया है। यानी कि अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी नंबर 0.3333 ऐसे रिपीटेड है तो आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो, 0.3 और इसके ऊपर एक बार लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि 0 पॉइंट के बाद जो नंबर जिसके ऊपर बार लगा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक वही आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इनडायरेक्टली डिनोट किया गया है, ओके। अच्छा जी, अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड जहाँ पर आपके पास P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्यों यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हर बार क्यों मेंशन करा जाता है, आप ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं P की जगह पे मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर 1 है या 2 है, कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, डिवाइड विद 0 करोगे तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इनफाइनाइट, और किसी भी इनफाइनाइट नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते। सो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों अगर 0 हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और आप इनफाइनाइट को कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो दैट इज़ मेजर रीजन, ओके। अब देखो भाई साहब, अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या बोला गया, सिंस वी डू नॉट नो दैट 0.3 इसके ऊपर बार इज लेट अस कॉल इट x एंड सो आप देख सकते हो यहाँ पर करना क्या है, जो भी नंबर दिया गया है उसको x के इक्वल में मान लेना है। यानी कि पहला काम x इज इक्वल टू 0.3
3 और इसके ऊपर बार। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ठीक है, जो भी दिया जाए उसको पहले x इज इक्वल टू और जो क्वेश्चन दिया गया वही लिख लेना है। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये होता है जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है उसको डेसिमल के उधर ले जाना। अब डेसिमल के उधर ले जाने का मतलब क्या है, देखो डेसिमल यहाँ पर अभी दोनों के मिड पॉइंट में बैठा हुआ है। अब डेसिमल को किधर ले जाना है, थोड़ा सा राइट साइड में ले जाना है। किधर, राइट साइड में। और यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब आपको कि भैया ये तो बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर x लिखा है तो x को करेंगे x मल्टीप्लाई 10 इक्वल में लिखेंगे 0.3, इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक आने के लिए है। तो x और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये मान लेते हैं 0.3 मान के हम इसको मान लेते हैं कि ये 3 लिखा है, तो 3 10 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको ध्यान से समझना है भाई साहब। अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि डेसिमल कहाँ पे लगाएं, तो ध्यान से देखो। 3 के ठीक पहले डेसिमल लगाएं, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं। तो यहाँ पर 0 के एक डिजिट के ठीक बाद डेसिमल लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद देखो 3 क्या है, रिपीटिंग है, तो यहाँ पर 0 ना होकर 3 होगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक बार लग जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और जब सेकंड बन जाए देन आपके पास काम ये बचता है कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर आप इक्वेशन सेकंड लिखो 10x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर बार है, और फर्स्ट इक्वेशन थी 1x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैंने क्या कहा था, आपको घटाना है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल के ठीक बाद 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है और नीचे भी 0.3 के ऊपर बार लिखा है। तो यानी कि 3 बार और 3 बार ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और डेसिमल है डेसिमल लगाएंगे, 3 में से 0 जाएगा यानी कि 3। 10x यानी कि 10x में से ये 1x जाएगा, इसके ठीक आगे कुछ भी नहीं लिखा यानी कि 1 हो जाएगा। तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और इक्वल में कितना बचेगा, ये 3 तो लिखा ही था। ठीक है, अब देखो x और 9 यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ना। यहाँ पे x और 9 क्या करें, मल्टीप्लाई। तो अगले स्टेप में क्या करेगा, 9 डिवाइड करेगा जाके। तो यहाँ पे 3 था, डिवाइड बाय 9। अब आपको कि डेसिमल कहाँ चला गया, तो देखो अगर राइट साइड में डेसिमल लगाए एंड उसके बाद 0 लगाए तो उसका मतलब वही ठीक डिजिट पहले वाला डिजिट ही होता है। ठीक है, फिर डेसिमल का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उसके बाद 0 लगाए। लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल लगाए देन उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, जब भी ऐसा केस बने देन आप उसको सिंपल सा वही नंबर लिख सकते हो। आप चाहें तो इतना स्किप कर सकते हो, चाहे आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको होगी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, मतलब फ्रैक्शन ये किसी से क्या डिवाइड हो रही, जी हाँ डिवाइड हो रही। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा, और ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ गया। क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे भैया ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आप मुझे बस एक एग्जांपल दो और फटाक से मैं आपको करके बताऊं कि मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, ये भाई वीआईपी क्वेश्चन आप कर लो, क्योंकि आपका हाफ फील्ड एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, एग्जाम्पल्स मैक्सिमम टाइम्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो ये दिया गया है। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है, सेम इसको सबसे पहले x इज इक्वल टू 1.27 एंड इसके ऊपर बार लिख दिया गया है। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं। अब जिसके ऊपर बार लगा होता है हमारा काम वही होता है कि उसको उसके ठीक बाद डेसिमल लाना। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो डेसिमल ये रहा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके कहाँ पे लाना है, 7 के ठीक बाद। तो यहाँ पर लाएंगे तो देखो डेसिमल के ठीक बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। यानी कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं। देखो पहले ये देखो कि बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर बार देखो 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो हमारा काम होगा कि जो डेसिमल है वो दोनों डिजिट के ठीक बाद चला जाए, यही काम होता है हर बार। तो ऐसा करने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और x की मल्टीप्लाई तो 100x हो जाएगा। 127 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 127, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोनों डिजिट ऐसे 2 0 आ जाएंगे। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं। देखो भाई कोई भी डिजिट है जैसे उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट बढ़ जाते हैं, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर 27 रिपीटिंग है तो 0 0 ना होकर 27 होगा, यही हमेशा आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर है कि नहीं। तो अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अब हम घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 100x ये लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं 100x इज इक्वल टू 127 डेसिमल 27 के ऊपर बार, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार। ठीक है, अब इसको घटाएंगे भाई साहब। तो आप देखो
आपको पता है कि 100x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 99x, है ना। और इक्वल में क्या बचेगा 27 में से 27 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बचेगा। डेसिमल है डेसिमल, 127 में से 1 जाएगा तो 126 बचेगा कि नहीं। तो अब अगले स्टेप में होगा क्या, 99x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो x इधर ही रह जाएगा और 127 राइट साइड में बचा था 126, ठीक है। 127 नहीं 126 और डिवाइड बाय 99। तो क्या ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको ये सबसे पहले समझना है कि डेसिमल कहाँ से कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर आप ये समझ गए एंड फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपके उनमें ये भी डाउट आएगा कि सर पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई करी थी, 10 से मल्टीप्लाई करी थी, अभी आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रीज़न क्या है, हमें कैसे पता चलेगा। देन आपको कैसे पता चलेगा, यही तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। आपको देखना है डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा हुआ है। एंड सबसे पहले ओवरऑल फिर से समझो, सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो बार 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। एंड आपको क्या करना है, डेसिमल वही 2 बार डिजिट के बाद लेके जाना है। यानी कि अभी ये लेफ्ट साइड में है तो आप इसको राइट साइड में लेके आओ। 2 डिजिट है यानी कि 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दो जीरो किसके पास होते हैं, 100 के पास होते हैं। एंड 1 जीरो होता तो वो किसके पास होता है, 10 के पास होता है। 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो वो किसके पास होता है, 1000 के पास। ऐसा आपको कुछ सोचना है। मैंने एक आइडिया जनरेट करा है कि आप अब सोच पाओ। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको ये खुद से ट्राई करना है एंड आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसका आंसर भी दिया गया है, फिर भी आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है एंड आप नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पर हमको तीसरा क्वेश्चन बताना था, ठीक है। तो चलो अब तीसरे क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकेंड और फर्स्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाता है आपको पहले मान लेता है, ठीक है, कि वो x के इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे तो माना यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर बार। अब सबसे पहले बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर, यानी कि 1 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और 1 जीरो किसके पास होता है, 10 के पास ही होता है। किसके पास होता है, 10 के पास होता है। यहाँ तक आने क्लियर है कि। तो सबसे पहले आपने लिखा था x इज इक्वल टू 0.6 और इसके ऊपर बार, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर है कि नहीं। और 1 जीरो किसके पास होता है, 10 के पास। तो इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो करके बताते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है तो यहाँ पे आप लिखो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, ऐसे प्रॉपर आपको लिखना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा भाई, अब यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0.6, इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक आने क्लियर है, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको ध्यान से समझना है। x और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा इक्वल में। अब ये मान लो ये 6 पूरा 6 लिखा हुआ है तो 6 10 या कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं। तो डेसिमल देखो 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है। देखो यहाँ पे 6 के ठीक बाद यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है कि नहीं। तो यानी कि 1 डिजिट के ठीक बाद यहाँ पे बीच में डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि 6 यहाँ पे रिपीटिंग है तो लास्ट में यहाँ पे 6 ना होकर के 0 ना होकर के 6 ही होगा और वो भी क्या होगा, रिपीटिंग होगा। बस यही आपको समझना है कि मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल के बाद नंबर क्या आने वाले। तो यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 6.6, इसके ऊपर बार मिल गया कि नहीं, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब जब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ जाए देन आपका काम होता है इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना। तो यहाँ पर लिखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10x इज इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार एंड फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। अब आप जब इसको घटाओगे तो आपके पास देखो आंसर क्या आएगा। 10x में से ये x घटाएंगे यानी कि 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x और इक्वल में देखो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। डेसिमल है डेसिमल, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6। x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 6/9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये p/q के फॉर्म में डिनोट हो गया। अगर आप चाहो तो इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखो ये किससे कटेगा, दोनों नंबर किससे कटेंगे, 2 के टेबल में तो दोनों आएंगे नहीं, 3 के टेबल में आएगा, जी हाँ आएगा। देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ओके, यानी कि 2/3 इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 0.6 और इसके ऊपर जो बार था इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा 2/3 एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं। अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद
अब देखो भाई साहब, अब आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? तो डायरेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना, जैसे जितने डिजिट के ऊपर बार लिखा है उतने आपको नीचे 9 लिख देना है। तो देखो एक डिजिट के ऊपर बार लिखा है तो एक 9 लिख दिया, और डेसिमल के ठीक आगे कुछ भी नहीं है तो वही वाला नंबर लिख दो। तो 6/9 हो गया। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, वही 2/3 नंबर आ गया कि नहीं? तो ऐसे आपको डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में करने होते हैं क्वेश्चंस। और पर्सनली यही जो एक्सपीरियंस होता है वही आपको कहीं ना कहीं और भी ग्रो करा रहा होता है। जैसे मैंने अभी हाल ही में आर्मी का एग्ज़ाम दिया था एंड मैं क्वालिफाई कर गया था। उसका रीज़न यही था क्योंकि 12th तक मेरी मैथ काफ़ी अच्छी रही थी, और वहाँ पर जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। 30 क्वेश्चन इवन मुझे करेक्ट नहीं याद आ रहा, हाँ 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन मैंने 19 क्वेश्चन अप्रॉक्स में सही कर दिए थे। एंड वहाँ पर जीके जीएस प्लस साइंस का पार्ट होता है, तो मान के चलो वहाँ पर भी 15 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। डायरेक्टली आप मैथमेटिक्स को जितना कर सकते हो, इमेजिन करके सॉल्व कर सकते हो, बेटर होगा आपके लिए। ये आपका IQ लेवल भी इंक्रीज कर रहा होता है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको पहले डायरेक्टली करते हैं। देखो यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है? एक डिजिट के ऊपर, तो मतलब एक 9 हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके ठीक आगे एक डिजिट है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं, तो मतलब ये 90 हो गया। यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं? अब ये 47 हो गया, ऊपर कितना हो गया 47, और इसके ठीक सामने डिजिट क्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? वो 4 है। तो 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 43, और 43/90 यही आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे भैया आपको डायरेक्टली कैसे पता? मैंने बताया 43/90, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते देखते हैं क्या ये आंसर आ रहा है कि नहीं। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे भाई? x इज इक्वल टू 0.47। देखो भाई गलत लिख रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.47, और 7 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक छोटा सा बार। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? डेसिमल को, क्या बताया था भाई, क्या बताया था? डेसिमल को बार के ठीक बाद ले जाना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट वाले 0 से मल्टीप्लाई करनी। हमेशा याद रखना कि डेसिमल कहाँ पे है? डेसिमल कहाँ पे है? 2 डिजिट के पहले, यानी कि ऐसे 2 डिजिट, यानी कि जिसके पास 0 हो और वो होता है 100 के पास, यानी कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 100 मल्टीप्लाई x लिखोगे इक्वल में 0.47 मल्टीप्लाई 100 करोगे। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो 100 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और इक्वल में ये 47 मान लेते हैं, 47 बन जाए 47, और 2 0 हैं तो 2 0 आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और डिजिट, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा था? 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लास्ट में कभी भी 0 नहीं होगा अगर रिपीटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 7। क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? 4 7, और 7 के ऊपर क्या हो जाएगा? रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब जब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ ही गई है, तब आपको क्या लिखना है? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पे देन 100x इज इक्वल टू 47.47 के ऊपर बार। एंड पहली इक्वेशन क्या थी? देखो भाई कुछ यहाँ पर और गलती हुई है, यहाँ पर 2 स्टेप में इसको करना है, ठीक है। पहली इक्वेशन को आपको क्या करना है? इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कराना है। कितने से? 10 से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड इक्वेशन भी निकालनी थी। 10x करके इज इक्वल टू आपके पास आता 4.7 और इसके ऊपर बार। क्लियर है कि नहीं? तो ये दूसरी इक्वेशन बनती है, और जब इसकी हम 100 से मल्टीप्लाई करते देन हमको मिल जाता, क्या मिल जाता? 47 और ये बार, ठीक है। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो इसको फिर से करते हैं। देखो सबसे पहला काम है x इज इक्वल टू, इसको मानना 4.7 के ऊपर बार, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम इसकी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एक स्टेप में चलेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, उसके बाद 4.7 के ऊपर बार, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम इसकी फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10 10 या 100x इज इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब आप कहोगे भैया आप अपना रिवीजन कर रहे हो क्या? देखो रिवीजन के बेस पे नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती, सो आपको उसको खुद से भी समझना है, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार, और इधर लिखेंगे 10x इज इक्वल टू
4.7 के ऊपर बार। अब घटाएंगे 100x में से 10x घटाएंगे तो बचेगा 90x इज इक्वल टू 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा एंड 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 बचेगा। अब आपको पता है यहाँ पर 90 और x क्या करें मल्टीप्लाई, तो x इधर ही रह जाएगा और इधर 43 बचा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 90, जो कि मैंने पहले ही आपको जवाब बताया था, मैंने पहले ही करा था, इसलिए मुझे एक आइडिया जनरेट हो गया कि अब कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देन अब ये तरीका क्या है बिल्कुल परफेक्टली है, बिल्कुल सही है, देन आप इसके साथ जा सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली नहीं करना है। मैंने यही गलती करी कि मैंने डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास किया, देन गलत हो गया। पहले स्टेप में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड में 100 से यानी कि फिर से, और लास्ट में अगर 1000 से जाना है तो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। पहले देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर, तो यहाँ यानी कि इस पर 3 डिजिट 9 होंगे डिवाइड में, और ऊपर 1 ही है और 1 के ठीक आगे कुछ है नहीं डेसिमल में, तो यानी कि 1/99 999 आंसर आ रहा होगा। कैसे आया तो देखो भाई, यहाँ पर इसको x मानेंगे इज इक्वल टू 0.001 और इसके ऊपर बार। क्लियर है कि नहीं। अब हमारा काम क्या है कि ये डेसिमल इन तीनों बार के ठीक बाद में आए, यानी कि इन तीनों डिजिट के ठीक बाद आए। तो ऐसा करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके पास 3 जीरो और वो होता है 1000 के पास, यानी कि 1000 से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 और x की मल्टीप्लाई, तो 1000x इक्वल में देखो 0.001 की मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो भाई साहब आपके पास फाइनल आंसर निकल के क्या आएगा 1.001 और इसके ऊपर बार। अब आप कहोगे ये भैया कैसे आपको पता चला, क्योंकि जब भी आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो देन वही आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.001 और इसके ऊपर बार मिलेगा। अब सॉल्व करना तो आपको आ ही गया है ना। अभी इस सेकेंड इक्वेशन में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1.001 के ऊपर बार, एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे देन हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1000 में से 1x घटाएंगे तो 99 आएगा कि नहीं 99, ठीक है। ये 99 आ गया। x इज इक्वल टू देखो ये घटाने पे तो 0 हो जाएगा तीनों, ठीक है, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि अब फाइनल आंसर क्या आएगा देखो, यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे 1 बचा था इक्वल में, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में 99 और x था तो x तो इधर ही रह गया, तो 99 अब डिवाइड करेगा तो 1/999 आंसर आ गया, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया था ओरली, ठीक है। ओरली कैसे करना है वो भी आपको पता है, और इस तरीके से लॉन्ग मेथड से कैसे करना है ताकि आपको एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके, वो भी तरीका आपको पता चल गया है। सो दैट अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, और स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगा कि पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सो VIP कर लेते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब भाई देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक्सप्रेस द 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। आपको डिस्कस करना है, ठीक है, आपकी जो क्लासमेट्स हैं टीचर हैं उनसे आपको डिस्कस करना है। एंड फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, 0.99 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 0.9 इसके ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीटिंग है, x इज इक्वल टू 0.9 और इसके बाहर उसके ऊपर बार, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी कि नहीं, यहाँ तक कहानी क्लियर है, यानी कि आपको इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 0.9 और इसके ऊपर बार। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई कि नहीं। अब अगला काम यही होगा हमारा कि हम इसको कैसे आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो आपने सबसे पहले लिखा 0.9 के ऊपर बार, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.9 लिखेंगे और घटा देंगे। अब घटाएंगे देखो कितना बचेगा हमारे पास, देखो 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x बचेगा, और इक्वल में 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 0 जाएगा तो 9, ठीक है ना। तो 9x अभी मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, तो अगले स्टेप में क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 9/9, यानी कि 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि क्या 1 एक रेशनल नंबर है, जी हाँ डेफिनेटली 1 भी एक रेशनल नंबर है, 1/1 आएगा, इसको आप 1 भी लिख सकते हो। सो इसीलिए आप क्या होंगे सरप्राइज होंगे कि 1 क्या एक रेशनल नंबर है क्या, जी हाँ 1 भी एक रेशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन सिर्फ आपके IQ लेवल यानी कि आपके सोचने के तरीके को यानी कि मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना है नहीं, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया,
What can the maximum number of digits be in the form repeating block of the digits in the decimal expression of 1/17? Perform the division to check your answer. अब अच्छा जी, कहने का मतलब ये है कि 1/17 लिखा हुआ है, आपको इसको डिवाइड करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टाइम्स तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है। बस आपको डिवाइड करके जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसका मैक्सिमम फॉर्म क्या हो सकता है, बस आपको यही फाइंड आउट करना है। बस आपको डिवाइड करके लिख देना है, ओके। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या बोला गया है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q और इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। वहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस, कैन यू गेस दैट द प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ओके जी, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या लिखा है, विद नो कॉमन फैक्टर्स, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप इसके लिए लिख सकते हो 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 का 2 होगा, 5 का 5 होगा और 1 तो सभी के लिए होगा। तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको 3/5 भी लिख सकते थे, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते थे, 4/5 लिख सकते थे, लाइक दिस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ पर क्यों क्या है, 0 ना हो। या फिर इसके अलावा आप क्या लिख सकते थे, 5/2 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको खुद से ही गेस करके एग्जांपल्स देने हैं। एंड 7 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। मतलब ऐसे एग्जांपल्स देने 3 जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो। तो यहाँ पर इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे 1/3, ठीक है, 10/3, ठीक है, और 22/7 भी ठीक ही ठाक है क्वेश्चन। बट वो इन दोनों में से किसके लिए आपको जवाब देना है, क्योंकि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा भी कर ली, आपको बता भी दिया, ठीक है। तो आपको कर लेना है। उसके बाद 8 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। एक तो वो जो जैसे कि मैंने अभी बताया था, और ये 8 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जितना कहें उतना ही क्या है, कम है भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन VIP, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, स्पेशली मैं आपको हिंट दिए देता हूँ, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 5/7, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5/7। उसके बाद क्या लिखा है 9/11, तो अगले स्टेप में लिखो 9/11। अब देखो जैसे आपने 5/7 को डिवाइड किया और आपके पास कुछ नंबर आ गया, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ तक कुछ ऐसे ही आ रहा होगा, 71 करके कुछ आता है ऐसे, ठीक है, मुझे नहीं याद आ रहा। और 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 80 करके कुछ आता है, ठीक है। तो अब आपको इसके अंदर ऐसे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो स्पेशली करना क्या है, देखो जो भी 2 नंबर दिए जाते हैं आपको पहले उनको डिवाइड करना है, ठीक है। और आपको पता है कि इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर कितने होते हैं ये नहीं पता है। तो उसके लिए यही कर सकते हो आप कि जो 2 नंबर दिए गए आप उनको डिवाइड करो और उनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पर ही रखो, यानी कि रिकरिंग नंबर रखो। ऐसे जैसे कुछ आएगा तो आप उसको लिख देना 72, उसके बाद 0, फिर 72 के बाद 2 0, फिर 72 लिखना, उसके बाद 3 0, ऐसे लिखते चले आना। फिर यहाँ तक आओगे 80 के पास तक, तो यहाँ पर लिख देना 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, खैर आप इसको 78, फिर 0, 78, फिर 00, फिर 78, फिर 000, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो मतलब डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आए उनके बीच के खुद से ही ऐसे नंबर लिख देना जो रिपीटिंग हो, ठीक है। अगली बार कुछ ऐसा नंबर हो जाए कि जो आप रिपीटिंग ना हो, हाँ सॉरी, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे जैसे 72 आया था, उसके बाद 0 लगा दो, फिर 72 आया था, फिर 00 लगा दो, मतलब रिपीट ना हो ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसको आप PYQ के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और जब आप उसको PYQ के फॉर्म में लिख नहीं सकते तो वो डेफिनेटली कैसा होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ तक आने क्लियर है, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा आप खुद से भी ट्राई करिए। देन उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर रेशनल है एंड कौन से इरेशनल नंबर, ठीक है। स्पेशली आपको डायरेक्टली सोचना है, जिसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते वो रेशनल नंबर होगा, जिसे नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं, देखो भाई 23, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो ये ना ही किसी का स्क्वायर होता है और ना ही इसको सॉल्व करने पर कोई एक सिंपल PYQ के फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड 225, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 15 × 15 मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि 15/1 क्या होता है, PYQ के फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला रेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड वाला ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो अगर डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1 तो होते ही, तो 4 जीरो लगा दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी रेशनल, थर्ड वाला रेशनल। उसके बाद देखो यहाँ पे भाई साहब ये 7.478478, ये देखो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, एंड ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसकी आप जांच करिएगा। फोर्थ वाला मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट इरेशनल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सो आई होप ये 1.3 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट वन टाइम्स में फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेने मस्ट कंपलसरी आपके लिए। पहला क्वेश्चन, एंड ये तीसरा क्वेश्चन, एंड ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये डेसिमल एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार रिपीटेड है, सो आप इनको स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप कर लेना। ठीक है, 1/7 लिखा है, हर बार ऐसे लिखना, जैसे अभी बताया था 2/7 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/7 मल्टीप्लाई 2, 1/7 की हर बार वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई करा देना 2 में 2 से, 3 में 3 से। ठीक है, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और हर जगह पे 1/7 की वैल्यू रख देना, आपको आंसर मिल जाएंगे। ऐसे करना है। सेकेंड वाला ठीक ही ठाक वेटेज रखता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड मैं कहूँगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो गाइज, आपको थर्ड वाले क्वेश्चंस के सारे जवाब आपको बताने, एंड क्वेश्चंस मिस बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हो जाएगा आई होप। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखो भाई। उसके बाद 7 वाला उतना नहीं है, लेकिन 8 वाला अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, 8 वाला, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कर देता हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 9 वाला ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1 से 2 नंबर में। बाकी 8 वाला, थर्ड वाला, और 8 और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 और थर्ड, हाँ ठीक है, 8 और थर्ड, इनके जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने। अगर आपको कोई डाउट आता है, स्पेशली देखो जो मैं कह देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका एनुअल हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, दोनों में से किसी ना किसी में देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड और 8 वाला क्वेश्चन करके ही जाना है। और 1.2 और 1.1 मैंने डिटेल में करवा रखी है एक्सरसाइज। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे बता सकते हो पर्सनली। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करने की महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।